वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए एक माइंड ब्लोइंग टाइम ट्रेवल क्राइम थ्रिलर मूवी। दो अलग अलग टाइम लाइन्स में जीने वाले दो आदमी, एक तो जी रहा है 1983 में तो दूसरा 2015 में। अचानक एक पॉइंट पर इन दोनों के बीच एक टाइम कनेक्शन क्रिएट हो जाता है और दोनों एक दूसरे की मेमोरीज को शेयर कर पाते हैं। ऐसे में दोनों क्या धमाल मचाते हैं और किन मुसीबतों में फंसते हैं, आइए देखिए इस मूवी में, जिसका नाम है टाइम रेनेगेड्स। तो कहानी की शुरुआत होती है 1982 में और तारीख है दिसंबर 31, मतलब कुछ ही देर में 1983 हो जाएगा। सियोल में सभी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और इन लोगों के बीच खड़ा है कपल। इस आदमी का नाम है जियान, जो कि हाई स्कूल में म्यूजिक टीचर है। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है यून, जो कि उसी स्कूल में केमिस्ट्री टीचर है। और न्यू ईयर की शुरुआत के कुछ ही सेकंड्स पहले जियान यून को शादी के लिए प्रपोज करता है और उसे एक रिंग देता है। यून को भी जियान से बहुत प्यार है तो वो हाँ कर देती है। ठीक उसी वक्त लोग काउंटडाउन शुरू करते हैं, लेकिन तब एक चोर यून का पर्स चुरा कर भाग जाता है। जियान तुरंत उस चोर को पकड़कर पर्स वापस लाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन चोर जियान से लड़ने लग जाता है। इनकी लड़ाई के बीच ही कहानी शिफ्ट होती है 2014 के दिसंबर 31 को, यानी 2015 शुरू होने जा रहा है। इस टाइमलाइन में भी उसी सियोल में लोग न्यू ईयर का स्वागत करने के लिए सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इस टाइमलाइन में दोस्तों लोगों के बीच खड़ा है एक पुलिस डिटेक्टिव जिसका नाम है ली। दरअसल वो अपनी टीम के साथ एक सस्पेक्ट का पीछा कर रहा है। वो उसको देख भी लेते हैं और इनकी टीम का आदमी उससे लड़ने लगता है। अब इनकी लड़ाई जिस जगह पे चल रही है ना, ठीक इसी जगह पे 32 साल पहले यानी 1983 में जियान भी लड़ रहा था। वो चोर जियान के पेट में चाकू घोंप देता है और 1983 में जिस जगह पे और जिस समय पे उस चोर के हाथों जियान के पेट में चाकू लगा था, एग्जैक्टली उसी स्पॉट पर और उसी समय पे 2015 में उस सस्पेक्ट के शूट करने से ली के पेट में गोली लग जाती है। इस तरह अलग अलग टाइमलाइंस में कि दोनों ही दोस्तों लगभग एक ही तरह से घायल हुए हैं और मरने के हालात में दोनों को एक ही हॉस्पिटल में ले जाया जाता है उनकी टाइमलाइंस में, और एग्जैक्टली एक ही बेड और एक ही पोजीशन में इनको लिटाया जाता है। लेकिन जियान 1983 में है और ली 2015 में। हालांकि एक पास्ट में है तो दूसरा फ्यूचर में, फिर भी दोनों के साथ एक ही तरह की घटनाएं हो रही हैं और मरने के हालात में दोनों की आत्माएं एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है। इस वजह से होता यह है कि 1983 में जो जियान है उसे 2015 की ली की मेमोरीज सपने में दिखने लगती हैं, एंड ठीक उसी तरह 2015 में ली को 1983 के जियान की मेमोरीज सपनों में दिखती हैं। दोनों ही अपने अपने टाइमलाइंस में जिंदा बच जाते हैं, लेकिन काफी कंफ्यूज्ड हैं कि ये किसकी मेमोरीज हैं जो मुझे दिख रही है मतलब। और यहाँ पे मूवी का टाइटल आपका स्वागत करता है टाइम रेनेगेड्स डालकर आगे बढ़ने के लिए। अगले सीन में 1983 में जियान को दिखाते हैं जो अपने स्कूल में यून से बात कर रहा होता है। इन दोनों की बातों को जियान एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर रहा होता है और यून से कहता है कि देखो फ्यूचर में जब हम इन बातों को सुनेंगे तो बड़ा मजा आएगा, है ना। यून कहती है यार प्लीज इसे ऑफ कर दो, मेरा रिकॉर्डेड वॉइस बहुत ही खराब लगता है। इस तरह दोनों काफी मस्ती कर रहे होते हैं और तब यून कहती है मुझे पुनर्जन्म में विश्वास है और मुझे यकीन है कि तुम और मैं अगले जन्म में भी एक दूसरे से मिलेंगे और एक दूसरे के साथ ही जिएंगे, और हाँ अगले जन्म में भी मेरा यही रूप होगा और तुम मुझे आसानी से पहचान जाओगे। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और उस स्कूल का बायोलॉजी टीचर अंदर आ जाता है, लेकिन कहता है कि सॉरी मैंने सोचा अंदर कोई नहीं होगा, कहकर वो चला जाता है। फिर जियान और यून मिलकर एक घर खरीदते हैं और फैसला करते हैं कि अब हम बाकी की लाइफ इस घर में खुशी खुशी बिताएंगे। और ये सारी बातें 2015 में ली के सपने में दिखाई देती है और वो भी ड्यूटी के वक्त ली की आंख लग गई थी और तब उसको ये सपना आया होता है दोस्तों। तब वहाँ पे ली का चीफ आता है जिसका नाम है कैंग। ली झट से उठकर कहता है सॉरी सर जरा नींद आ गई थी। फिर ली और कैंग मिलकर एक सस्पेक्ट को ढूंढने निकलते हैं। वो सस्पेक्ट को देख भी लेते हैं, लेकिन वो सस्पेक्ट एक औरत को बंदी बनाकर इन्हें धमकाता है कि मुझे जाने दो वरना इसको मार डालूंगा। और तब कैंग सही एम करके झट से उस सस्पेक्ट को शूट कर देता है। फिर उसको अरेस्ट करने के बजाय उसका शर्ट उतार कर उसकी पीठ देखता है और फिर कहता है कि ठीक है इसे अरेस्ट कर लो। तो ली दूसरे ऑफिसर से पूछता है कि कैंग ने उसकी पीठ क्यों देखी। तब वो बताता है कि 1980s में सियोल में एक खतरनाक सीरियल कातिल हुआ करता था। कैंग ने बहुत कोशिश करके उस कातिल को लगभग ढूंढ ही निकाला था, लेकिन उस कातिल ने कैंग की वाइफ को बंदी बना लिया और आखिर कैंग की वाइफ को मार ही डाला। वो बच निकल रहा था कि तभी कैंग ने उसकी पीठ पे शूट कर दिया, लेकिन वो फिर भी बच निकला। अब अगर वो मर चुका होगा तो ठीक है, लेकिन अगर वो मरा नहीं जिंदा है ना तो उसकी पीठ पे गोली लगने का निशान जरूर होगा। इसीलिए कैंग हर सस्पेक्ट की पीठ को चेक करता है कि कहीं ये वही वाला सीरियल कातिल तो नहीं है। अब कहानी फिर से दोस्तों 1983 में शिफ्ट होती है, जहां जियान अपने एक स्टूडेंट को पनिशमेंट दे रहा होता है क्योंकि उस स्टूडेंट ने जुआ खेला। जियान पूछता है कि जुआ खेलकर पैसे कमाने की तुम्हें ऐसी आदत क्या पड़ गई बताओ। तब वो कहता है कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट खरीद कर देना था, इसीलिए जुआ खेलकर पैसे कमाए थे। अब जियान उसको एडवाइस देता है कि देखो जुआ बुरी चीज है बेटा, एक बार लत लग गई ना तो कभी नहीं छूटती। फिर जियान खिड़की से बाहर देखता है तो पता चलता है कि स्नोफॉल शुरू हो चुका है। सभी हैरान होकर देख रहे होते हैं क्योंकि हर साल विंटर में स्नोफॉल होता है, लेकिन इस बार तो विंटर से काफी पहले ही स्नोफॉल हो रहा है। और दोस्तों 2015 में भी इसी तरह विंटर से बहुत ही पहले स्नोफॉल हो रहा है। ली खिड़की से स्नोफॉल को देख रहा होता है और तब रेडियो न्यूज में बताते हैं कि इस साल तो विंटर के पहले ही स्नोफॉल हो रहा है। ये बहुत ही अजीब बात है
क्योंकि इससे पहले ऐसी घटना 1983 में हुई थी, जब विंटर से बहुत ही पहले स्नोफॉल हो गया था। उस वक्त जियान नाम के एक म्यूजिक टीचर ने यह प्रेडिक्ट किया था कि इस तरह का स्नोफॉल 2015 में होगा। उस वक्त तो किसी ने उनकी बात का विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब 2015 में उनकी बात सच निकली। आज तक कोई समझ नहीं पाया कि 32 साल पहले जियान ने यह कैसे प्रेडिक्ट किया कि 2015 में सेम यही चीज होगी, मतलब विंटर से पहले स्नोफॉल होगा। ये सारी बातें रेडियो पर सुनकर ली शॉक हो जाता है और अब उसकी समझ में आ जाता है कि उसे जो सपने आ रहे हैं वो महज सपने नहीं, बल्कि एक रियल इंसान की मेमोरीज ही सपनों की तरह ली को दिख रहे हैं। दूसरी ओर आ जाइए 1983 में, जहां जियान यून से कहता है कि मुझे बहुत ही अजीबो करीब सपने आ रहे हैं और वो भी फ्यूचर में, यानी 2015 में जीने वाले एक पुलिस डिटेक्टिव की मेमोरीज मुझे दिख रही हैं। सुनकर यून तो हंस देती है कि क्या बकवास कर रहे हो। तभी वहां पे जियान के कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं और यून उनसे कहती है कि तुम्हारे म्यूजिक टीचर को पता है फ्यूचर के बारे में सपने आ रहे हैं, तुम लोग भी इनसे अपना अपना फ्यूचर जान लो, काम आएगा। इस पर वो सभी हंस देते हैं और जियान से कहते हैं कि अगर ये बात है तो हमें बताइए कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा सर। तो जियान कहता है एक बात बताओ, तुम लोगों को लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, इस साल जो विंटर के बजाय समर में स्नोफॉल हो रहा है ना, इसी तरह का स्नोफॉल 2015 में भी साल के इसी टाइम पे होगा। और तुम लोग बिलीव करो या ना करो, उस टाइम पर हर किसी के पास एक ऐसा छोटा डिवाइस होगा जिससे लोग ना सिर्फ दुनिया भर के लोगों को कॉल कर पाएंगे, बल्कि जिसे कॉल कर रहे हैं उसे वीडियो पर देखकर बात कर पाएंगे। उसी डिवाइस में मूवीज और न जाने क्या क्या देख पाएंगे, यहाँ तक कि उस डिवाइस से मूवीज भी बनाई जा सकती हैं और उसको वो मोबाइल का नाम देंगे। और दोस्तों, अब क्योंकि ये 1983 है तो वो स्टूडेंट्स जियान की बात मानने को तैयार नहीं होते, लेकिन 2015 में दिखाते हैं कि इस साल के उसी वक्त जब विंटर बहुत दूर था तब स्नोफॉल होने लग गया। और इसीलिए रेडियो पर बताया जा रहा है कि 1983 में जियान नाम के म्यूजिक टीचर ने ऐसा प्रेडिक्ट किया था। अब 2015 में जब ली सीसीटीवी फुटेजेस चेक कर रहा होता है तो एकदम से हो जाता है शॉक, क्योंकि उसे सपने में जो जियान की गर्लफ्रेंड यून दिखाई दी थी वो रियल में उस फुटेज में दिखती है। ले तो बौखला जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है और वो उस लड़की को फॉलो करने लगता है। वो भी रियलाइज करती है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। अचानक वो गायब हो जाती है, लेकिन असल में दोस्तों वो ली के पीछे खड़ी होती है और उसे खूब पीटने भी लगती है। तब ली उसको बताने की कोशिश करता है कि मैंने तुम्हें अपने सपने में देखा था और मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो कि मैं तुम्हारे पीछे क्यों आया प्लीज। लेकिन नहीं दोस्तों, वो ली की एक नहीं सुनती और धनाधन पीटने लग जाती है और चिल्लाती भी है। फिर उसकी आवाज को सुनकर वहां भीड़ जमा हो जाती है और सभी मिलकर उसको मारने भी लगते हैं और कहते हैं कि इसे पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। ली तो लाख बताने की कोशिश करता है कि अबे मैं खुद पुलिस वाला हूं, लेकिन वो नहीं सुनते और उसे सीधे पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि जियान वाकई में एक पुलिस डिटेक्टिव है। अब सभी डर जाते हैं कि यार ये हमने क्या कर दिया, एक पुलिस ऑफिसर को कूट दिया। फिर जैसे तैसे ली को ठंडा करने के लिए उसको वो एक रेस्टोरेंट में लेकर जाकर खाना खिलाते हैं। तब ली दोस्तों यून जैसी दिखने वाली उस औरत से पूछता है, क्या तुम हाईवे के पास वाले शियांग हाई स्कूल में टीचर हो और तुम्हारा नाम यून है ना? वो औरत बताती है, मेरा नाम यून नहीं किम है। वैसे मैं हाईवे के पास वाले स्कूल में टीचर तो हूँ, लेकिन उस स्कूल का नाम शियांग हाई स्कूल नहीं, मिशांग हाई स्कूल है। अब अगले दिन दोस्तों किम मिशांग हाई स्कूल की सबसे सीनियर स्टाफ, जो कि उस स्कूल की वाइस प्रिंसिपल भी है, उनसे शियांग हाई स्कूल के बारे में पूछती है। तो वाइस प्रिंसिपल एक बहुत बड़ा सच रिवील करती है। वो एकदम शॉक होकर पूछती है, ये नाम तुमने कहाँ से सुना? फिर वो बताती है कि 1983 में इस स्कूल में एक बहुत बड़ा फायर एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद से ही इस स्कूल का होलिया ही बदल गया और नाम शियांग से मिशांग करके चेंज कर दिया गया। ये जानकर किम स्कूल के पुराने डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है तो उनमें 1983 के सारे स्कूल स्टाफ्स की डिटेल्स होती हैं। उसमें यून नाम की केमिस्ट्री टीचर की डिटेल्स होती हैं, जो दिखने में हूबहू किम जैसी ही लगती है। किम समझ जाती है कि ली जो देख रहा था वो सपना नहीं बल्कि 1983 में हुई सच्ची घटनाएं थी। अब उसको ली पर विश्वास हो जाता है और उन डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर वो ली को दिखाती है। अब दोस्तों ली को भी पक्का यकीन हो जाता है कि उसके सपने 1983 के जियान नाम के म्यूजिक टीचर की मेमोरीज हैं। फिर ली ऑफिस जाकर 1983 के पुराने न्यूज़पेपर्स को चेक करने लगता है। एक न्यूज़पेपर में लिखा होता है कि साउथ कोरिया की फुटबॉल टीम 2-1 स्कोर से जीत गई। उससे कुछ महीने के बाद के न्यूज़पेपर्स में लिखा होता है, शियांग हाई स्कूल की छत पर ठीक 12 बजे एक जोरदार बिजली गिरी थी। इस तरह दोस्तों ली 1983 में हुई हर घटना को उस न्यूज़पेपर के जरिए जान लेता है और उन घटनाओं को अपनी डायरी में नोट कर लेता है। फिर गैंग आकर ली को कुछ पुराने फाइल्स देकर कहता है कि सुनो, इन्हें डेट के हिसाब से अरेंज करके स्टोरेज रूम में रख दो। और तब ली उनमें से एक फाइल को खोलकर देखता है तो उसमें यून की फोटो होती है और पुलिस रिपोर्ट में लिखा होता है कि 1983 में किसी ने यून का गला काटकर उसका कत्ल कर दिया था। उस टाइम की पुलिस ने कातिल को पकड़ भी लिया था, जो कि पार्क नाम का एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था। असल में पार्क ने जुआ खेला था जिसमें वो हार गया। उसे और जुआ खेलने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, जिसके लिए उसने यून का कत्ल कर दिया और उसके पैसे लूट कर चला गया। इस तरह दोस्तों 1983 की उस पुलिस रिपोर्ट को
जब 2015 में ली पढ़ रहा होता है तो 2015 के इस दृश्य को 1983 का जियान देख पाता है। ये देखने के बाद जियान बहुत ही कंफ्यूज्ड होता है और मेंटली डिस्टर्ब्ड भी कि वो जो देख रहा है वो क्या है, क्या ये महज कोई इल्यूजन है या फिर 2015 में वाकई में ऐसे होने वाला है। अब उसे यून की बड़ी फिक्र होने लगती है कि कहीं वाकई में उसका कत्ल ना हो जाए। वो यून को अपनी दुविधा बताता है कि मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा था और दुआ करता हूँ कि वो सच ना हो जाए, लेकिन फिर भी दोस्तों वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और यून को बचाना चाहता है। और यहाँ 2015 के उस टाइमलाइन में ली ने 1983 के न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि कोरियन फुटबॉल टीम 2-1 के स्कोर से मैच जीती थी। असल में जियान के टाइमलाइन में यानी 1983 में वो मैच आज होने वाला है। जियान को लगता है कि अगर एग्जैक्टली उसी स्कोर से कोरियन टीम मैच जीती तो यून का कत्ल भी जरूर होगा। वो उस मैच को देखता है और जैसा वो डर रहा था वाकई में कोरियन टीम 2-1 के स्कोर से मैच जीत जाती है। और जब ये सच निकला तो जरूर यून का कत्ल भी सच होने वाला है। यही सोचकर जियान भागता है। जियान ने अपने सपने में उस फाइल की पूरी डिटेल्स को देख लिया था जिसे 2015 में ली पढ़ रहा था। उसने पुलिस रिपोर्ट में उस कातिल की यानी पार्क की फोटो और डिटेल्स देख ली थी। असल में पार्क एक क्लब में जुआ खेल रहा था और लगातार हारने की वजह से उसे और पैसों की जरूरत पड़ गई और तब जाकर उसने यून का कत्ल करके उसके पैसे लूटे। तो जियान सोचता है कि अगर मैं पार्क को रोक लूं तो यून का कत्ल नहीं होगा। यही सोचकर जियान तुरंत उस क्लब में जाकर पार्क को पकड़ने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम जो करने वाले हो प्लीज वो मत करो। लेकिन पार्क ने हर किसी से उधार लेके रखा हुआ था तो उसे लगता है कि इस आदमी ने भी मुझे उधार दिया होगा, उसी को वापस मांगने के लिए ये आ गया। वो भागने लग जाता है दोस्तों डर से। फिर जियान उसका पीछा करता है। इसी बीच एक वेडिंग ड्रेस शॉप में यून अपना वेडिंग गाउन तैयार कर रही होती है, मतलब जियान और यून की शादी होने वाली है। तो ड्रेस को ट्राई करने के बाद यून बाहर आती है तो पार्क गलती से उससे टकरा जाता है और तब यून नीचे गिर जाती है और उसके बैग में रखे करेंसी नोट्स को घूरते हुए पार्क वहां से चला जाता है। जियान पार्क को बहुत ढूंढता है लेकिन वो शायद उसको मिस कर चुका था। अब जियान याद करता है कि उसने 2015 का जो सपना देखा था उसमें यून के कत्ल की केस फाइल में जिक्र किया गया था कि यून एक पब्लिक बाथरूम में मरी पड़ी थी। इसीलिए अब जियान तुरंत उस बाथरूम में जाकर चेक करता है तो वहां यून का पहले से कत्ल हो चुका था। उस जगह से पार्क भागा था तो उसे सस्पेक्ट के तौर पर पुलिस ने अरेस्ट करके रखा हुआ था। यून को खोकर बेचारा जियान बड़ा दुखी होता है। पार्क असल में दोस्तों कोई और नहीं, जियान के स्टूडेंट का पिता है। वही स्टूडेंट दोस्तों जिसे जुआ खेलने के लिए जियान ने मना किया था। पार्क का बेटा यानी जियान का वो स्टूडेंट आकर जियान को बताता है कि सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मेरे पिता जुआ खेलते हैं, इधर उधर उधार मांगते फिरते हैं, लेकिन वो कभी कत्ल नहीं कर सकते। लेकिन जियान उसकी बात का यकीन नहीं करना चाहता और यून की याद में परेशान रहता है। 1983 में ये सब हो रहा है जो 2015 में अपने पुलिस डिटेक्टिव ली को सपने में दिख रहा होता है। वो एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि अब तक उसने यून की फाइल में इस कत्ल की डिटेल्स ही पढ़ी थी, लेकिन अब अपने सपने में वो उस घटना को लाइव एक्सपीरियंस भी कर चुका है। वो तुरंत ये सारी बातें किम को बताता है जो कि यून की तरह दिखती है। तब किम उसे बताती है कि 1983 में इस स्कूल में एक बहुत ही बड़ा फायर एक्सीडेंट हुआ था, उसमें यून के स्टूडेंट्स में से लगभग सभी मारे गए थे। और जब ली और किम ये बातें कर रहे होते हैं ना दोस्तों, तो पुलिस चीफ कैंग जो उसी स्कूल में है वो एक टेप रिकॉर्डर में कोई रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है। और आपको याद होगा कि 1983 में जियान को हर बात को अपने टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करने की आदत थी। फिलहाल मतलब 2015 में उसी टेप को कैंग सुन रहा है। इस रिकॉर्डिंग में क्या है दोस्तों ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। अब ली 1983 में हुए उस फायर एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वहां पर एक मास्क मिलता है और ली इस नतीजे पे पहुंच जाता है कि ये मास्क जरूर उस कातिल का रहा होगा जिसने फायर एक्सीडेंट करवाया। ये भी पता चल जाता है कि उस वक्त फायर एक्सीडेंट में जो बच्चे मारे गए थे वो सब के सब यून के ही स्टूडेंट्स थे। उस एक्सीडेंट में सिर्फ 5 बच्चे जिंदा बच गए थे, लेकिन उसके बाद अलग अलग घटनाओं में एक के बाद एक करके बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से वो 5 स्टूडेंट्स भी मारे गए थे। असल में यून का जिस तरह गला काटकर कत्ल किया गया था बिल्कुल उसी तरह इन 5 स्टूडेंट्स का भी कत्ल हुआ था। मतलब जरूर यून का और इन स्टूडेंट्स का कातिल एक ही इंसान था और उसी ने मास्क पहनकर स्कूल में फायर एक्सीडेंट करवाया था। लेकिन फायर एक्सीडेंट के बाद यून के जिंदा बचे हुए उन 5 स्टूडेंट्स के कत्ल के बाद पार्क भी मर गया था, जिसे कातिल बताकर पुलिस ने अरेस्ट करके रखा हुआ था। 1983 में पुलिस ने ये रिपोर्ट लिखकर इस पूरे केस को क्लोज कर दिया था कि पार्क ही कातिल है और अपने सभी टारगेट्स को खत्म करने के बाद वो खुद भी मर गया। लेकिन 2015 में ली को पक्का यकीन हो जाता है कि जरूर पार्क कातिल नहीं हो सकता, कोई और ही है जिसने ये सारे कत्ल किए थे। ली का ये इन्वेस्टिगेशन 1983 में जियान को सपने में दिखता है और जियान को लगता है कि शायद पार्क यून का कातिल है ही नहीं और अपना शक दूर करने के लिए वो सीधे जेल जाकर पार्क से मिलता है और पूछता है कि असल में उस दिन क्या हुआ था बताओ। तो वो बताता है कि जब मैं पब्लिक बाथरूम के अंदर गया तो पहले से टीचर यून का गला किसी ने काट के रखा हुआ था। वो मरने के हालात में मेरे पास आई और मुझे टच करके वो नीचे गिर गई, लेकिन उस बाथरूम में मेरे अलावा एक और आदमी भी था जिसने एक मास्क पहन के रखा हुआ था। मैं तो बस यून के पैसे लेकर भाग रहा था, लेकिन पुलिस ने मुझे कातिल समझकर अरेस्ट कर लिया। अब जियान को पता चल जाता है कि ये पार्क कातिल है ही नहीं, बल्कि वो मास्क वाला आदमी ही कातिल है जो अब यून के स्टूडेंट्स को मारने के लिए
स्कूल में आग लगाने वाला है और जो स्टूडेंट्स बच जाएंगे उन्हें भी वो जान से मार डालेगा बाद में। तो वो फैसला करता है कि मुझे किसी भी हालत में यून के उन स्टूडेंट्स को बचाना होगा। वो जल्दी जल्दी स्कूल की ओर जाता है और रास्ते में फायर एक्सटिंग्विशर भी खरीद लेता है। लेकिन जियान को पहुंचने में दोस्तों देरी हो जाती है और वो कातिल मास्क पहनकर सभी स्टूडेंट्स को एक रूम में बंद कर देता है और आग भी लगा देता है। बच्चे बेचारे मौत से लड़ रहे होते हैं, लेकिन जियान फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर से दरवाजे के लॉक्स को तोड़कर सभी बच्चों को बचाकर बाहर आ जाता है। यानी कि जो फायर एक्सीडेंट होने वाला था वो नहीं हुआ और जियान ने होने को बदल दिया। दोस्तों अब 2015 में ली को दिखाते हैं जो उस स्कूल में जाता है। 1983 के उस फायर एक्सीडेंट के बाद स्कूल अथॉरिटीज ने स्कूल का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया और एक नए नाम से स्कूल को खोला। लेकिन क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं जियान 2015 में हो रही लीक की इन्वेस्टिगेशन को देख पा रहा था, तो उसने उन घटनाओं को ही रोक दिया जिसकी वजह से टाइम का सीक्वेंस चेंज हो गया और 2015 में ली की आंखों के सामने उस स्कूल का स्ट्रक्चर ही बदलने लग जाता है। उसके इंटीरियर्स पुराने स्कूल की तरह चेंज हो जाते हैं और इस पॉइंट पर ली को एक बात क्लियर हो जाती है कि जिस तरह पास्ट की यानी 1983 में हुई घटनाओं की जियान की मेमोरीज मुझे दिख रही हैं, उसी तरह मैं इस केस में जो इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं उससे रिलेटेड मेमोरीज पास्ट में यानी 1983 में जियान को दिख रही हैं। इसीलिए उसने उन स्टूडेंट्स की मौत को रोक दिया जिसकी वजह से ये स्कूल पहले जैसा हो रहा है। और क्योंकि ये सब ली के सामने हो रहा है तो उसे पास्ट का जियान भी देख लेता है और तब जियान अपनी वेडिंग रिंग को स्कूल के क्लॉक में टांग देता है। और क्योंकि जियान ने पास्ट को चेंज किया तो अब प्रेजेंट में यानी 2015 में वो स्कूल बदल चुका है और ली उस क्लॉक से जियान का वो वेडिंग रिंग निकाल लेता है। अब ली ये बातें किम को बताता है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन पास्ट के जियान को दिख रही थी और उसने स्टूडेंट्स को मरने से बचा लिया। और ये जानकर किम को बड़ी खुशी होती है और तब ली किम को अपने घर डिनर के लिए इन्वाइट करता है और लगता है दोस्तों ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। किम भी हाँ कर देती है। फिर ली घर जाकर किम के लिए डिनर तैयार करके उसका वेट कर रहा होता है, लेकिन किम आती नहीं और हमें दिखाते हैं कि किम की कार के सामने एक और गाड़ी आकर खड़ी हो गई है। अगले दिन ली को कॉल आता है कि किम की कार पानी में डूबी हुई थी, अभी उसका पता चला। ली तुरंत स्पॉट पर पहुंच जाता है। वहां किम की कार को पानी से निकाला जा रहा होता है, लेकिन किम का कुछ पता नहीं चलता। फिर उसकी कार के डैश कैम की फुटेजेस चेक करने पर पता चल जाता है कि उसकी कार के आगे एक और कार आकर रुकी थी। किम को लगता है कि शायद उस कार में कोई फंसा हुआ है। वो जाकर उस कार को चेक करती है, लेकिन तब एक मास्क पहना हुआ आदमी किम को किडनैप करके लेकर जाता है। मतलब यही वो कातिल है जिसने 1983 में यून का कत्ल किया था। स्कूल में फायर एक्सीडेंट करवाने की कोशिश भी इसी ने की थी और वो 2015 में भी जिंदा है और वही किम को किडनैप करके लेकर गया। गैंग तो ठान लेता है कि इस कातिल को कैसे भी करके पकड़ना होगा, पर ली दुखी होता है कि अगर 1983 में ही इस कातिल को पकड़ लिया होता तो आज किम को वो किडनैप नहीं कर पाता। अब कहानी शिफ्ट होती है 1983 में, जब जियान को सपना आता है कि 2015 में यानी फ्यूचर में ली की गर्लफ्रेंड किम को किडनैप कर लिया गया है और वो फैसला करता है कि अगर मेरे इसी टाइमलाइन में उस मास्क वाले कातिल को पकड़ लिया जाए तो 2015 में उस कातिल की वजह से होने वाले सारे क्राइम्स रुक जाएंगे। इसलिए कैसे भी करके मुझे उस मास्क वाले को पकड़ना होगा। तब वो एक स्टूडेंट को देखता है जो फायर एक्सीडेंट के बाद जिंदा बचे 5 स्टूडेंट्स में से एक थी और मास्क वाले कातिल ने इन जिंदा बचे हुए स्टूडेंट्स में सबसे पहले इसी लड़की को मार डाला था। लेकिन जियान ने उस फायर एक्सीडेंट को ही रोककर सभी स्टूडेंट्स को बचा लिया। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो कातिल अभी भी इसी लड़की को सबसे पहला टारगेट करे। इसीलिए इस स्टूडेंट को बचाने का जियान फैसला कर लेता है और कातिल ने पहले इस लड़की को जिस जगह पे कत्ल किया था जियान उस जगह जाकर एक अलमारी में छुप जाता है और जैसा जियान ने सोचा था वो स्टूडेंट भी वहां जाती है। लेकिन तब अचानक उस कमरे में जहरीला गैस फैलने लगता है। ऐसे में वहां पर एक मास्क वाला आदमी भी आता है जिसने स्कूल स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म पहन के रखी होती है। अलमारी में होने के बावजूद उस जहरीली गैस का असर जियान पर भी पड़ता है और वो बेहोश होने लगता है। लेकिन ये सारी चीजें जियान की मेमोरी के जरिए 2015 में जी रहा ली अपने सपने में देख पाता है। वो नींद में बड़बड़ाता है कि प्लीज जियान किसी तरह उस कातिल का चेहरा देख लो, तब जाकर मैं अपने टाइमलाइन में उसे पकड़ पाऊंगा। 1983 में जियान ठान लेता है कि किसी भी हाल में मैं पूरी तरह बेहोश नहीं होऊंगा। वो जल्दी से बाहर निकलकर कमरे का एक विंडो ग्लास तोड़ देता है जिससे कि जहरीला गैस बाहर निकल जाता है और कमरे में नॉर्मल हवा आने लगती है। अब इससे पहले कि जियान नॉर्मल होता बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उस कातिल ने उस स्टूडेंट का कत्ल कर दिया था। जियान ग्लास से कातिल पर हमला कर देता है जो कि कातिल के हाथ पे लग जाता है और वो काफी घायल भी हो जाता है। अब कातिल वहां से भागने लगता है और जियान उसका पीछा करता है। तब उस कातिल के सामने शिना नाम की लड़की आ जाती है जिसे कातिल बड़ा घूरता है और अचानक उसका कत्ल करने की कोशिश करता है। पर खुशकिस्मती से जियान वहां पहुंच जाता है और कातिल उस लड़की को छोड़कर ग्राउंड में चला जाता है। दरअसल दोस्तों उस दिन स्कूल में कोई खास इवेंट चल रहा था और सारे स्टूडेंट्स ग्राउंड में इकट्ठा हुए थे। अब स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ ये कातिल उन बच्चों के बीच चला जाता है। असल में स्टूडेंट्स अपनी कुछ इंपॉर्टेंट यादगार चीजें, लेटर्स वगैरह एक टाइम कैप्सूल में डालकर उस स्कूल के ग्राउंड में दफना रहे होते हैं। 20 साल के बाद यानी 2003 में इस गड्ढे को खोदकर उन चीजों को बाहर निकालना ही इनका इरादा है और उस टाइम कैप्सूल के अंदर कातिल अपना चाकू डाल देता है जिससे उसने कत्ल किया था। जियान भी वहां पर आ जाता है
लेकिन वो उस साइको कातिल का पता नहीं लगा पाता क्योंकि कातिल ने भी सेम स्कूल यूनिफॉर्म पहन के रखा हुआ था। और अब तो ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे जो हैं। असल में जब कातिल फायर एक्सीडेंट करवाने की कोशिश कर रहा था तब जियान ने उन स्टूडेंट्स को बचा लिया था, लेकिन तब उसे उस कातिल का मास्क मिला जिसे जियान ने अपने डेस्क पे रखा होता है। इसी वजह से उस टाइमलाइन की पुलिस को लगा कि जियान ही कातिल है और उन्होंने उसे अरेस्ट करने की कोशिश की थी। जियान कहता है कि अगर मैं कातिल होता तो ये मास्क अपने डेस्क पे रखकर इसकी नुमाइश नहीं करता, और तो और अगर मैंने कत्ल किया होता तो मैं उन स्टूडेंट्स को बचाता ही क्यों जो उस कातिल के फायर एक्सीडेंट में मरने वाले थे। लेकिन पुलिस वाले नहीं मानते और मजबूरन जियान डेस्क उठाकर खिड़की तोड़ देता है और वहां से बचकर भागता है। पुलिस वाले उसे चेज करते हैं और शुरू में जियान ने जिन बच्चों को जुआ खेलने से मना किया था वो बाइक में आकर जियान को बचाकर लेकर जाते हैं। ये सारी चीजें 2015 में ली अपने सपने में देख रहा होता है। अगले सीन में वो कैंग से मिलता है और बताता है कि जिस सीरियल कातिल ने 32 साल पहले वो कत्ल किए थे वो और फिलहाल जो किम को किडनैप करके लेकर गया है दोनों एक नहीं हो सकते क्योंकि दोनों के क्राइम करने का स्टाइल एकदम अलग अलग है। अब कैंग ली से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर 32 साल पहले उस सीरियल कातिल को किसी ने पकड़ लिया होता तो उस बदलाव की वजह से आज की घटनाएं किस तरह से बदलती। ली की दोस्तों कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि कैंग की बातों से उसे लगता है कि शायद कैंग भी उस टाइम कनेक्ट के बारे में जानता है जो ली और जियान के बीच हुआ है। कहानी फिर जाती है 1983 में। वो स्टूडेंट जिसने जियान को बचाया था वो पूछता है कि ये आप क्या कह रहे हैं सर, क्या सच में पुलिस आपको कातिल समझ रही है, क्या वो पागल हो गए। जियान कहता है कि मेरी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, कातिल कोई और है लेकिन पुलिस मुझ पर शक कर रही है। हालांकि मैंने बच्चों को उस कातिल से बचाया था, उस मास्क वाले ने ही मेरी यून का कत्ल किया है और फायर एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की है और अब तो उसने एक स्टूडेंट का कत्ल भी कर दिया। तब वो स्टूडेंट पूछता है कि सर लेकिन आपको कैसे पता चला कि वो कातिल है और वो स्कूल में फायर एक्सीडेंट करवाने वाला है। जियान उसे बताता है कि वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करने वाले, लेकिन इसमें मैंने वो सारी बातें रिकॉर्ड करके रखी है। ये कहकर वो उस स्टूडेंट को अपना टेप रिकॉर्डर देता है और कहता है कि अगर बदकिस्मती से मैं उस सीरियल कातिल को पकड़ नहीं पाया तो उसे पकड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। स्टूडेंट पूछता है कि मैं उसे कैसे पकड़ पाऊंगा सर। तब जियान उसको एक नोटबुक में 2015 का वो डेट, टाइम एंड लोकेशन लिख कर देता है जहां से उस टाइमलाइन की डिटेक्टिव ली की गर्लफ्रेंड किम को मास्क वाला आदमी किडनैप करेगा। तो बच्चे तुम्हें उस लड़की को बचाना होगा। और फिर दोस्तों एक बार कहानी जाती है 2015 में। ली और उसकी टीम किम का पता लगाने की कोशिश करती है। वैसे मास्क वाले ने पहाड़ के रास्ते से किम को किडनैप किया था और इस रास्ते के एंट्रेंस और एग्जिट दोनों जगहों पर सीसीटीवी कैमरास होते हैं, तो ये लोग देख पाते हैं कि कातिल की कार उस रास्ते को एंटर कर रही है लेकिन अभी तक एग्जिट नहीं हुई, यानी उस रास्ते के दोनों तरफ के जंगल में ही उसने किम को कहीं पे रखा हुआ है। ली कार में उसी इलाके में घूम रहा होता है और जैसा उन्होंने गेस किया था कातिल ने किम को किडनैप करके उसी जंगल में रखा होता है। वो किम के पास आता है लेकिन मौका पाकर किम उस कातिल को पीट कर बचने की कोशिश करती है। वो कातिल के मोबाइल से ली को कॉल करके बता देती है कि मैं पहाड़ी इलाके के जंगल में हूँ और कुछ ही दूर पर मुझे एक टनल दिख रही है। ली कहता है कि मैं भी उस जंगल के पास ही हूँ, मैं जल्दी वहाँ पहुँच जाऊंगा, तुम भी जल्दी से उस टनल में आ जाओ। लेकिन जब ली वहाँ पहुँचता है तो किम वहाँ पर नहीं होती, शायद वो टनल के दूसरे एग्जिट पर होगी, यही सोचकर ली टनल के अंदर जाता है। लेकिन किम तभी वहाँ पर पहुंची थी और वो पीछे से ली को आवाज देती कि प्लीज गाड़ी रोको, मैं यहीं पर हूँ। लेकिन ली को सुनाई नहीं देता, पर कुछ दूर पर उसको न जाने क्यों मुड़कर देखने की सोचती है और वो किम को देख लेता है। वो तुरंत ही गाड़ी घुमाकर किम को बचाने आता है लेकिन उसकी कार को ओवरटेक करके एक और कार तेजी से आकर किम को ठोक देती है और किम स्पॉट पर ही मर जाती है। ली बेचारा टूट जाता है और ये सब कुछ 1983 का जियान अपने सपने में देखकर बहुत दुखी होता है। जब जियान अपने टाइमलाइन में यून के कातिल का पीछा कर रहा था तब उस कातिल ने शिना नाम की लड़की का कत्ल करने की कोशिश की थी। वही शिना अब सड़क पर होती है। तब वहाँ बायोलॉजी टीचर आता है और कहता है तुम यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो, आ जाओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। वो भी बायोलॉजी टीचर के साथ चली जाती है। रास्ते में बायोलॉजी टीचर पूछता है क्या तुम उस कातिल को पहचान पाओगी। वो कहती है मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा सर, लेकिन मैं उसकी आंखों को पहचान सकती हूँ। ये कहकर वो बायोलॉजी टीचर की आंखों को देखती है और तब वो समझ जाती है कि वो कातिल कोई और नहीं, ये बायोलॉजी टीचर ही है। उस दिन जियान ने कातिल पर ग्लास फेंका था जिसकी वजह से कातिल के हाथ पर चोट लगी थी। वो घाव इसी बायोलॉजी टीचर के हाथ में होता है, यानी ये बायोलॉजी टीचर ही कातिल है। अब न जाने वो शिना के साथ क्या करेगा। यहाँ से सीधे दिखाते हैं 2015 में कि किम तो मर चुकी है और ली बहुत ही उदास है। तब उसे ख्याल आता है कि किम ने कातिल के फोन से उसे कॉल किया था, तो ली उस नंबर को ट्रेस करने में लग जाता है और जब पता चलता है कि वो नंबर किसका है तो ली बौखला जाता है क्योंकि वो नंबर पुलिस चीफ कैंग का था। मतलब कैंग ने ही किम को किडनैप किया था। ली तुरंत कैंग के घर पर जाता है तो वहाँ उस साइको कातिल के बारे में ढेरों न्यूज़पेपर कटिंग्स होती हैं। कैंग के बचपन की फोटोज और उसकी वेडिंग फोटोज वगैरह भी वहाँ पर होती हैं जिसमें कैंग अपनी वाइफ के साथ है। और कैंग की बचपन की फोटो देखकर हमें पता चल जाता है कि 1983 में जियान ने अपने जिस स्टूडेंट को अपना टेप रिकॉर्डर दिया था और कहा था कि अगर मैं उस कातिल को पकड़ नहीं पाया तो वो काम तुम्हें करना है, वो स्टूडेंट कोई और नहीं कैंग है दोस्तों। और बायोलॉजी टीचर ने जिस शिना को किडनैप किया था वो शिना ही कैंग की वाइफ है।
लेकिन 1983 में दिखाते हैं कि बायोलॉजी टीचर शिना का कत्ल करने जा रहा है। इस वजह से 2015 में उस फोटो में कैंग की वाइफ यानी शिना का चेहरा धुंधला होने लग जाता है। ये सारी बातें ली समझ जाता है और वो कैंग को गन पॉइंट पर पकड़कर पूछता है कि आपने किम को किडनैप क्यों किया, बताइए, क्या आप ही वो साइको कातिल हैं? और यहाँ पे कैंग सच रिवील करता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे म्यूजिक टीचर जियान ने मुझे एक टेप रिकॉर्डर दिया था और मुझे बताया था कि 2015 में किम नाम की एक लड़की किडनैप हो जाएगी। उन्होंने मुझे किडनैपिंग का टाइम और डेट लिख कर दे दिया था। जब मैंने उनका टेप रिकॉर्डर प्ले किया तो उनकी बातों से मुझे पता चला कि उन्हें फ्यूचर में हो रही घटनाएं दिख रही हैं। उस वक्त तो मैंने बिलीव नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता उनकी हर एक बात सच होने लग गई। उन्होंने कहा था कि हमारी केमिस्ट्री टीचर यून जैसी दिखने वाली एक लड़की पैदा होगी जिसका नाम होगा किम, और उन्होंने ये भी रिकॉर्ड किया था कि 2015 में तुम किम से बात करोगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसकी हर एक छोटी बात को सच होते हुए देखा मैंने। इतना ही नहीं, 1983 में स्कूल के सभी स्टूडेंट्स ने अपनी यादगार चीजें उस टाइम कैप्सूल में डालकर ग्राउंड में दफना दी थी। उसी टाइम कैप्सूल में कातिल ने अपना चाकू भी डाला था, और जब 2003 में उस टाइम कैप्सूल को खोलकर निकाला गया उसमें कातिल का चाकू था और उसे चेक करने की जिम्मेदारी मेरी थी। मैंने उस पर पड़े हुए फिंगरप्रिंट्स के जरिए कातिल का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन तब कातिल ने मेरी वाइफ शिना को किडनैप कर लिया और मुझे धमकाया कि वो चाकू मुझे दे दो वरना शिना को मार डालूंगा। तो शिना को बचाने के लिए मैंने वो चाकू कातिल को लौटाने का फैसला कर लिया, लेकिन चाकू लेने के बाद भी उसने शिना को मार डाला। गुस्से में मैंने कातिल को शूट किया और बुलेट उसकी पीठ पर उतरी, लेकिन वो बच निकला। उस कातिल को पकड़ने का मेरे पास एक ही रास्ता था। 1983 में जियान ने मुझे लिख कर दिया था कि 2015 में वो कातिल किम नाम की लड़की को किडनैप करेगा। इसीलिए मैं उस पहाड़ी इलाके में कातिल को तलाशने लगा, पर वो नहीं आया। इसीलिए किम को उस कातिल से बचाने के लिए मैंने खुद मास्क पहनकर उस साइको कातिल की तरह किम को किडनैप कर लिया। लेकिन किम मुझे साइको कातिल समझकर मुझे मारकर बच निकली। इतना ही नहीं, उसने मेरे फोन से तुम्हें कॉल भी कर दिया। अब ली गुस्से में चिल्लाता है कि तुम मुझे पागल समझ रहे हो क्या? तुमने उस पर गाड़ी चलाकर उसको मार डाला। कैंग कहता नहीं, तुम गलत समझ रहे हो ली। किम मुझसे बचकर भागी और मैं उसके पीछे वहाँ आया जरूर था, लेकिन कातिल मैं नहीं हूँ। कातिल कोई और है जिसने गाड़ी में आकर उसका कत्ल कर दिया। मैं दूर से वो सब देख रहा था। पर ली कंफ्यूज हो जाता है कि इस पर यकीन करूं या ना करूं, और तब अचानक कैंग कहता है कि जियान सर, मैं जानता हूं आप 1983 में ये सब देख पा रहे होंगे, प्लीज पास्ट में ही मेरा कत्ल कर दीजिए। अगर 1983 में ही मैं मर जाऊंगा तो 2015 में किम को किडनैप नहीं कर पाऊंगा। ऐसा होगा तो ना किम मरेगी और ना ही शिना मरेगी। प्लीज हेल्प कीजिए सर मेरी। ये कहकर कैंग खुद को शूट करके मर भी जाता है। और अब 1983 में 2015 की ये सारी बातें सपने में देखकर जियान बहुत दुखी होता है कि उसके स्टूडेंट का ये अंत हुआ बताओ। लेकिन इस टाइमलाइन में कैंग एक छोटा लड़का है दोस्तों, और जियान का स्टूडेंट है। लेकिन 2015 में कैंग ने पास्ट के जियान से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज मुझे पास्ट में मार डालिए सर, वरना किम और शिना की मौतें हो जाएंगी। इसीलिए अब जियान छोटे कैंग पर तकिया दबाकर उसे मार डालने के लिए जाता है। अगले सीन में जियान स्कूल आता है तो वहाँ कोई आवाज आती है, क्योंकि बायोलॉजी टीचर ने शिना को किडनैप करके वहीं पर रखा होता है। जियान आवाज की दिशा में जाता है जहाँ वो शिना और उस साइको कातिल को देखता है जिसने मास्क पहना हुआ है। कातिल चाकू लिए जियान पर हमला कर देता है। दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है, और लड़ाई के बीच जियान कातिल का मास्क निकालने में हो जाता है कामयाब। तब जाकर उसे पता चलता है कि बायोलॉजी टीचर ही कातिल है। जियान तो पूरी तरह बौखला जाता है और पूछता है तुमने ये किया क्यों? और तब बायोलॉजी टीचर यून और उसके स्टूडेंट्स के कत्ल करने की कोशिश के पीछे के अपने सारे कारण बताता है। असल में बायोलॉजी टीचर ने लैब की कुछ चीजें चुराई थी। एक बार यून ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया था और उसे वार्न किया था कि आइंदा ऐसा किया तो स्कूल मैनेजमेंट को कंप्लेंट कर दूंगी। पर उसकी ये बात बायोलॉजी टीचर को इंसल्टिंग लगी। हालांकि ये एक मामूली सी बात थी जो कि यून ने उसको अकेले में कही थी, ना कि सबके सामने। वो अपनी गलती सुधार सकता था, लेकिन क्योंकि वो एक साइको है तो उसे गुस्सा आ गया, और जब गुस्सा सर पे चढ़ा तो उसने यून का कत्ल कर डाला। जियान पूछता है लेकिन तुमने यून के स्टूडेंट्स को जलाने की कोशिश क्यों की, और उसकी एक स्टूडेंट को तो तुमने मार भी डाला। तो वो टीचर कहता है कि मुझे लगा यून ने अपने बच्चों को भी मेरी उन सारी चोरियों के बारे में सब बता दिया होगा, इसीलिए मैंने उन सबको एक फायर एक्सीडेंट करवाकर मार डालने की कोशिश की। जियान का गुस्सा दोस्तों हद पार कर जाता है और वो बायोलॉजी टीचर को पीटने लगता है। बायोलॉजी टीचर भी जियान से लड़ता है खूब और उसकी जान लेने वाला होता है कि तभी वहां पर छोटा कैंग आता है और वो जियान को बचा लेता है। मतलब दोस्तों जियान ने छोटे कैंग की जान नहीं ली। ओके, फिर वो उस साइको कातिल को नीचे फेंक देते हैं और अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं। यही सोचकर जब वो दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ खून से लथपथ हालात में वो कातिल खड़ा होता है। लगता है दोस्तों इसको आसानी से मौत नहीं आएगी। अब वो चाकू से जियान के पेट में खोप देता है, लेकिन जियान उस हालात में भी कातिल से लड़ता है और लड़ते लड़ते दोनों छत पर पहुंच जाते हैं। रात का वक्त है और भारी बारिश हो रही होती है। जियान कातिल को जितना भी मारे लेकिन वो बार बार उठ खड़ा होता है और जियान पे हमला करता रहता है। और तब जियान को एक बात याद आती है कि जब 2015 के ली की मेमोरीज उसे दिखना शुरू हुई थी तो ली 1983 के कुछ पुराने न्यूज़पेपर्स पढ़ रहा था 2015 में, जिसमें लिखा हुआ था कि उस दिन रात के 12 बजे बहुत ही तेज बिजली गिरी थी
अब उस न्यूज़पेपर में जिस दिन का जिक्र किया गया था ना, वो दिन आज ही है दोस्तों। मतलब आज ही तेज बिजली गिरेगी और वो भी थोड़ी देर में, क्योंकि 12 बजने ही वाले हैं। तब जियान देखता है कि छत पर एक लाइटनिंग रॉड है जिसके साथ वो कातिल को लॉक कर देता है। इसी वजह से जब बिजली गिरती है तो उस लाइटनिंग रॉड पर गिरती है और शॉक की वजह से कातिल वहीं पर खत्म। लेकिन जियान के पेट में चाकू घुसाया गया था और बहुत खून बह चुका था, इसलिए वो भी मरने की हालत में था। तब छोटा कैंग और शिना आते हैं तो जियान कहता है कि कैंग, जैसा तुमने कहा था ना, मैंने तुम्हें भी बचा लिया और तुम्हारी वाइफ को भी। उन दोनों की अभी कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो नहीं जानते कि फ्यूचर में दोनों शादी करने वाले हैं एक दूसरे से। और यहीं पर दोस्तों जियान भी दम तोड़ देता है और अपने टीचर को खोकर दोनों बहुत रोते हैं। और अब क्योंकि पास्ट में जियान ने उस साइको कातिल का कत्ल कर दिया तो फ्यूचर भी पूरी तरह से बदल जाता है। 2015 में सब कुछ बदल जाता है, लेकिन ली के समझ नहीं आता क्या क्या बदला। वो काफी कंफ्यूज होता है और तब किम सामने आती है, क्योंकि वो साइको कातिल यानी बायोलॉजी टीचर पास्ट में ही मारा गया। तो फ्यूचर में किम एकदम सेफ है और वो ली से बात भी करती है। लगता है दोनों के बीच प्यार है। ली बड़ा खुश होता है और कहता है मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, अभी ड्यूटी का टाइम हो चुका है। इस पर किम कहती क्या तुम पुलिस कब से बन गए, मजाक मत करो यार, चलो स्कूल। ये कहकर वो ली को अपने स्कूल लेकर जाती है, क्योंकि पास्ट के चेंज होने की वजह से फ्यूचर में ली पुलिस डिटेक्टिव नहीं, स्कूल में म्यूजिक टीचर है। और तो और कैंग भी पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं काम करता, बल्कि उसी स्कूल में वो भी एक टीचर है। फिर ली और किम मिलकर एक घर खरीदते हैं और हम उम्र भर इसी घर में खुश रहेंगे, यही सोचकर दोनों एक दूसरे के पास बैठ जाते हैं। तब किम कहती न जाने क्यों मुझे लगता है कि हम पहले भी इस तरह इस घर में बैठे हुए थे। ये सुनकर ली तुरंत समझ जाता है कि असल में क्या हुआ था। तो दोस्तों पास्ट में यून ने जियान से कहा था कि अगले जन्म में भी हम दोनों साथ ही रहेंगे और मैं इसी रूप में पैदा होंगी और तुम मुझे पहचान पाओगे। यून की बात एकदम सच निकली, क्योंकि पास्ट में जो यून थी वही अगले जन्म में किम पैदा हुई और पास्ट में जो जियान था वही अगले जन्म में ली बना। और इसी वजह से शायद इनके बीच एक दूसरे की मेमोरीज शेयर करने का एक टाइम कनेक्शन बन गया। पिछले जन्म में जो लवर्स थे जो जुदा हो गए थे, इस जन्म में दोनों साथ आ चुके हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों टाइम रेनेगेड्स नाम की ये बढ़िया सी प्यारी सी मूवी खत्म होती है। बाकी मुझे लगता है सब कुछ क्लियर अच्छे से समझा दिया होगा आपको। तो बताइए थी ना एक अलग स्टोरी, एकदम हटके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।